Hello and welcome students. I'm so happy that you liked our previous video on a horse and two goats, which was an introduction of the story. अब introduction तो हम पहले कर चुके हैं इसकी, so you know where the story is taking place, कहाँ पे set है, कौन कौन characters हैं इसमें और क्या होने वाला है. तो आज हम पार्ट 1 में ले लेंगे इसको टेक्स्ट को, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ अबाउट 16 पेजेस. इसको मैंने डिवाइड कर लिया है 4 पार्ट्स में. बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे. वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्या इसमें ह्यूमर कहाँ है, जो डिफरेंसेस हैं लैंग्वेज के, मुन्नी के और द अमेरिकन के, राइट, उसको एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ मुन्नी और उसकी वाइफ के बीच की नोकझोंक को भी एंजॉय करेंगे. Fine. So today we are going to do part 1. Now I have shown you this image of your book because this is the textbook जो mostly I think all over India में यही textbook use हो रही है, treasure trove. इस book में page numbers 52 to 55. आज उतना करेंगे इस particular video में. Fine. So here we are, the beginning of the story of the 700,000 villages dotting the map of India. Hello and welcome students. I'm sure by now you have seen my other video in which I have given you an introduction of the story, a horse and two goats. Today we are going to do the story line by line. ये एक बहुत लंबी स्टोरी है आर के नारायण की, तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एंड दिस इज द बुक that most of the students are using all over India, I think, treasure trove. तो उस स्टोरी में जो पेजेस हैं 52 से लेके 55 तक, ये आज हम करेंगे पार्ट 1 में, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे बिकॉज वी वांट टू एंजॉय. जैसा कि मैंने आपको पहले सेटिंग और थीम्स में बताया था कि इसमें जो कल्चरल डिफरेंसेस निकल कर आ रहे हैं मुन्नी के और अमेरिकन के, तो उसमें ह्यूमर है, लैंग्वेज बैरियर के बीच में ह्यूमर है, एंड हाउ मुन्नी एंड हिज वाइफ इंटरैक्ट विद ईच अदर, उसमें भी बहुत ह्यूमर है. सो वी हैव टू एंजॉय द स्टोरी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. 4 वीडियोज़ हैं तो क्या हुआ, स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आप एक एक चीज़ समझ भी पाओगे और एंजॉय भी कर पाओगे, राइट. तो चलते हैं एक छोटे से गांव में. गांव का नाम है कृतम. ऑफ द 700,000 villages dotting the map of India. See, 700,000 villages. एक अनुमान लगाया कि 700,000 villages हैं dotting the map of India, right? कृतम, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जो सेटिंग की हम बात कर रहे हैं, was probably the tiniest, सबसे छोटा, indicated on the district survey map by a microscopic dot. डिस्ट्रिक्ट सर्वे मैप्स आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हो, D7, D10, राइट. सो वैसा ही एक मैप है जिसमें केवल एक डॉट मात्र है ये विलेज कृतम, जो कि इस स्टोरी की सेटिंग है. बट इट्स साइज डिड नॉट प्रिवेंट इट्स गिविंग इटसेल्फ द ग्रैंडियस नेम कृतम. ओके, इटसेल्फ, गिविंग इटसेल्फ. हियर जो ये कृतम है, विलेज है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है. पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है किसी को नॉन ह्यूमन चीज को. सो कृतम तो विलेज है, नॉन ह्यूमन है, बट यहाँ पे सी डिड नॉट प्रिवेंट इट्स गिविंग इटसेल्फ द ग्रैंडियस नेम. ऐसा जैसे कि गांव ने खुद अपना नाम रख लिया हो. अब वो ह्यूमन बीइंग होता तो अपना नाम रखता खुद, राइट. अपना नाम चेंज करते हैं हम या कुछ करते हैं. तो इट्स अ विलेज विच सीम्स टू हैव टेकन द नेम कृतम, ग्रैंड नेम, ग्रैंडियोस. अब इस ग्रैंडियोस नेम के पीछे क्या कहानी बताई थी आपको कि विच मेंट इन तमिल कोरोनेट और क्राउन. तमिल वर्ड है ये जिसका मीनिंग है कोरोनेट यानी कि ताज या क्राउन, ऑन द ब्राउ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सो दिस विलेज कृतम इज लाइक अ क्राउन, बट ऑफ कोर्स बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है अपने नाम से. छोटा सा विलेज है, इनसिग्निफिकेंट सा विलेज है, केवल एक डॉट मात्र है ये. द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस, सिर्फ और सिर्फ 30 हाउसेस. ओनली वन ऑफ देम बिल्ट विद ब्रिक. और इस पूरे 30 हाउसेस में एक ही ऐसा घर है जो कि कंक्रीट का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है, एंड सीमेंट, पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू ऑल ओवर with gorgeous carvings of gods and gargoyles on its balustrade. पूरे विलेज में सिर्फ एक ही घर है ब्रिक और सीमेंट का, और उसके ऊपर छत के ऊपर रेलिंग पे बैलुस्ट्रेड पे बहुत अच्छी कार्विंग्स हो रखी हैं ऑफ गॉड्स. ओके, ऑफ गॉड्स एंड गार्गोयल्स. गार्गोयल्स आर एक्चुअली
सम एनिमल फिगर्स, पुराने घरों में छत का पानी निकालने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। आजकल तो डाउन पाइप लगा देते हैं, राइट। उस समय कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जहां से पानी नीचे आ जाता था, ओके। और उन स्ट्रक्चर को बाहर से किसी एनिमल शेप में या किसी फॉर्म में बना देते थे। सो दैट इज गार्गोइल्स, ओके। इट वॉज नोन एज द बिग हाउस। ऑब्वियसली जब हट्स हैं बाकी और यही एक अलग से दिख रहा है घर, सो इट इज कॉल्ड द बिग हाउस। The other houses distributed in 4 streets were generally of bamboo, thatch, straw, mud and other unspecified material. बाकी huts of course जैसे कि huts होते हैं, thatch के huts होते हैं, bamboo के होते हैं, mud के होते हैं, straw के होते हैं and some unspecified material जो local folks वहीं से चुन के बीन के अपना घर बना देते हैं वहाँ पे, ओके। अब चलते हैं मुन्नी के घर की तरफ। मुन्नी कौन है? मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। मुन्नीज वॉज द लास्ट हाउस इन द 4th स्ट्रीट। अभी हमने देखा 4 ही स्ट्रीट्स है वहां पे और उन चारों में भी लास्ट स्ट्रीट में मुन्नी का घर है और वो भी लास्ट हाउस है उसका। बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड्स, और उसके घर के आगे से खेत शुरू हो जाते हैं, फील्ड शुरू हो जाते हैं। नाउ वी हैव टू रिमेंबर, जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मुन्नी जो है वो लो कास्ट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम जो इंडिया में एक कास्ट बैरियर है उसको भी देख पा रहे हैं कि कैसे जो नीचे की कास्ट के लोग हैं वो थोड़े से गांव के या शहर के बाहर की तरफ ही रहते हैं। सो मुन्नी का घर जो था वो आखिर में था। इन हिज प्रॉस्परस डेज मुन्नी हैड ओन्ड अ फ्लॉक ऑफ 40 sheep and goats. मुन्नी की दशा हमेशा ऐसी नहीं थी। ही वॉज नॉट ऑलवेज अ पुअर पर्सन। सम टाइम बैक ही यूज्ड टू ओन अ फ्लॉक ऑफ sheep and goats, 40 नंबर, करीबन 40 गोट्स और शीप थी उसके पास। एंड सैलिड फोर्थ एवरी मॉर्निंग ड्राइविंग द फ्लॉक टू द हाईवे अ कपल ऑफ माइल्स अवे। और उसका रोज का काम होता था, जैसे हर गड़ेरिए का काम होता है कि अपने फ्लॉक को ले जाना चराने के लिए, वो भी चला जाता था, हाईवे की तरफ चला जाता था, विच वॉज अ कपल ऑफ माइल्स अवे। कपल मीन्स 2। देयर ही वुड सिट ऑन द पेडेस्ट्रल ऑफ अ क्ले स्टैचू ऑफ अ हॉर्स while his cattle grazed around. उसका यही काम था। वो स्टैचू जो आपने इमेज में भी देखी है, उसका एक पेडेस्ट्रल है, स्टैंड है उसका, जिसके ऊपर वो स्टैचू माउंट की गई है। अब वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है, दिन भर का उसका यही काम है और अपने फ्लॉक ऑफ शीप और गोट्स को देखता रहता था। फाइन। अब जब वो घर से निकलता है, he carried a crook at the end of a bamboo pole and snapped foliage from the avenue trees to feed his flock. जब वो जा रहा है घर से, एक अपने साथ बैम्बू स्टिक लेके जाता है लंबी से, उसके ऊपर एक हुक लगी हुई है। जैसा नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रूट ट्रीज से फ्रूट तोड़ते समय एक ऐसा हुक वाली कोई चीज़ लगी रहती है बैम्बू के आगे, उससे वो फल तोड़ लेते हैं, फ्रूट प्लग कर लेते हैं। सो ही वुड गो एंड ऑन द साइड्स वेरेवर ही वुड सी अ ट्री, उसको फंसा के थोड़े से लीव्स वगैरह तोड़ के अपने साथ ले लेता था, बैग में डाल लेता था, कैटल अपनी फ्लॉक को फीड करने के लिए, फ्रेश लीव्स। ही ऑल्सो गैदर्ड फैगट्स एंड ड्राई स्टिक्स, बंडल देम एंड कैरिड देम होम फॉर फ्यूल एट सनसेट। अब दिन भर उसने बाहर रहना है, उसके भेड़ बकरियां चर रहे हैं, वो उनके लिए पत्ते भी कलेक्ट करता है और रास्ते में जहाँ जहाँ उसे फैगट्स यानी कि ड्राई स्टिक्स, छोटी छोटी स्टिक्स के टुकड़े मिल जाएं, वो भी उनको बंडल अप कर लेता है। एंड ही हैज़ टू कैरी दीज एट होम एट सनसेट व्हेन ही विल रिटर्न। क्यों? क्योंकि यही उनकी फायरवुड है। वी आर टॉकिंग ऑफ इन इंडिया, जब हाउस होल्ड में डोमेस्टिक गैस या केरोसिन स्टोव भी नहीं रहे होंगे उस समय की बात हो रही है, व्हेन द विमेन इन द विलेज, एज आई शोड यू द इमेज ऑल्सो, दैट द विमेन इन द विलेज यूज क्ले पॉट्स एंड क्ले फायर। ठीक है, तो उसके लिए फायरवुड चाहिए, तो वो सनसेट में ये सब लेके अपने घर चला जाता था। हिज वाइफ लिट द डोमेस्टिक फायर एट डॉन। उसकी वाइफ का क्या काम था? सुबह सुबह, डॉन, अर्ली मॉर्निंग, शी वुड गेट अप, light the fire, boiled water in a mud pot, threw into it a handful of millet flour, added salt and gave him his first nourishment of the day. सुबह का ही काम था उसका, सुबह उठ के फायर लाइट करनी, पॉट रखना, पानी बॉईल करना और उसमें मिलेट्स यानी कि बाजरे का आटा डालना, नमक डालना, उसको अच्छे से पका के, वो उसका फर्स्ट ब्रेकफास्ट है, उसका फर्स्ट मील ऑफ द डे, हिज ब्रेकफास्ट।
When he started out, she would put in his hand a packed lunch. अब क्योंकि उसे दिन भर बाहर रहना है, he has to go and graze his animals, so she would give him a packed lunch also. Once again, the same millet cooked into a little ball. Main अनाज जो उनका है वो millets ही है, यानी कि बाजरा ही है. When he started out, she would put in his hand a packed lunch. अब उसे दिन भर बाहर जाना है, बाहर रहना है, अपने एनिमल्स को चराना है, तो उसके लिए लंच भी चाहिए. सो शी वुड गिव हिम अ पैक्ड लंच. वंस अगेन द सेम मिलेट कुक्ड इनटू अ लिटिल बॉल. उनका जो मेन ग्रेन है, अनाज है, वो है बाजरा. अब ब्रेकफास्ट में भी वही बाजरा उसने थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बनाया, अब टिफिन के लिए थोड़ा सॉलिड फॉर्म में, विच शी टर्न्स इट इनटू, रोल्स इट इनटू अ काइंड ऑफ अ बॉल, एंड देन शी गिव्स इट टू हिम, which he could swallow with a raw onion at midday. Onion is a very good, mostly in villages, people love to have onion with their meals. It kinds of peps up the taste. So she has packed for him ball of millet cooked, a ball of cooked millet and onion for his lunch. His fortunes had declined gradually. What were his fortunes? His flock of sheep and goats. कितनी थी? 40. You remember? Right. अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो कम होती चली गई, ग्रेजुअली कम होती चली गई, अननोटिस, पता भी नहीं चला. जैसा होता है ध्यान भी नहीं जाता, तो पता ही नहीं चला कब 40 से 2 रह गई उसकी. ओके. From a flock of 40, he drove into a pen at night. His stock had now come down to 2 goats. रोज वो अपनी गोट्स को पेन से निकालता था और वापस लाके वहीं पे उनको बंद कर देता. पेन इज एन एनक्लोजर, जहाँ पे गोट्स और शीप को रखा जाता है, उस एनक्लोजर को कहते हैं पेन. तो कहाँ 40 और कहाँ अब केवल 2 रह गई हैं. सो इज बिकम अ वेरी पुअर पर्सन नाउ, विच वर टिथर्ड टू अ ट्रंक ऑफ अ ड्रमस्टिक ट्री विच ग्रू इन फ्रंट ऑफ हिज हट, फ्रॉम विच ओकेजनली मुन्नी कुड शेक डाउन ड्रमस्टिक. अब वो केवल 2 ही गोट्स रह गई हैं, और ये 2 गोट भी वो ड्रमस्टिक यानी कि एक इसको मोरिंगा कहते हैं, मोरिंगा के पेड़ के सहारे उनको बांध देता था वो अपनी 2 गोट्स को. मोरिंगा पे एक फ्रूट लगता है, वेजिटेबल लगती है रादर, इट इज़ कॉल्ड ड्रमस्टिक. ड्रमस्टिक मोस्टली साउथ इंडिया में यूज़ करते हैं सांभर में डालने के लिए. इट्स काइंड ऑफ अ वेजिटेबल विच इज़ हार्ड टू चू, ओके, बट इट्स वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और इसको सांजना भी बोलते हैं शायद हिंदी में. ओके. सो एक पेड़ था जो इसके घर के बिल्कुल बगल में था, उसी पेड़ के सहारे इन दोनों बकरियों को वो बांध देता था वहाँ से. और कभी कभी जब मोरिंगा पे ड्रम स्टिक्स लगती थी तो मुन्नी वुड शेक द ट्री, बिकॉज बहुत ऊंचा पेड़ होता है, और वहाँ से वो मोरिंगा को नीचे गिरा लेता था या तोड़ लेता था. दिस मॉर्निंग ही गॉट 6. क्या मिला उसको? 6 ड्रम स्टिक्स. ठीक है, वो सांजना की फलियाँ. He carried them in with a sense of triumph. और उसके लिए तो आज ये विक्ट्री हो गई. Triumph is what? Victory. किस बात की विक्ट्री? कि उससे एक बहुत बड़ा खजाना उसके हाथ लग गया. 6 drumsticks उसके हाथ लग गई. He carried them home. Although no one could say precisely who owned the tree, it was his because he lived in its shadow. अब ये पेड़ किसने लगाया, किसका था, ये किसी को नहीं पता, बट मुन्नी ये एज्यूम कर लेता है कि ये पेड़ उसका है. वाई? बिकॉज उसकी जो छाया जहाँ पड़ रही है वहीं पे मुन्नी का हट है, वहीं पे मुन्नी रहता है. सो इट्स वेरी सिंपल दैट दिस ट्री नाउ बिलोंग्स टू मुन्नी. सो ये जो ड्रम स्टिक्स इस पे लगी हैं, ये उसका अपना खजाना है, ये उसकी अपनी पोजेशन है. सो ही इज वेरी हैप्पी टुडे. हिज वाइफ सेड, इफ यू वर कंटेंट विद द ड्रम स्टिक लीव्स अलोन आई कुड बॉयल इन सॉल्ट. शी सेज, क्यों ले आए ड्रम स्टिक? कितना मुश्किल है ड्रम स्टिक को पकाना. इससे तो ड्रम स्टिक के जो पेड़ के पत्ते हैं वो ले आते, तो मैं उन्हें बॉयल करके सॉल्ट करके तुम्हें खिला देती. दैट वुड बी सो सिंपल, यू कुड हैव दैट. ओके. ओह, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लीव्स. आज मुन्नी थोड़ा मूड में है, अच्छे मूड में है. क्यों? क्योंकि 6 ड्रम स्टिक्स उसे मिली हैं. ही सेज, नहीं मैं थक गया, लीव्स खा खा के, पत्ते खा खा के बोर हो गया. आई हैव अ क्रेविंग टू चू द ड्रम स्टिक. अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाइट करूँ, कोई चीज़ चू करूँ. तो मैं चाह रहा हूँ कि आज तुम मेरे लिए ड्रम स्टिक ही बना दो, ये सांजना की फली बना दो. आउट ऑफ सॉस, आई टेल यू, सॉस इज द ग्रेवी. ही सेज,
एक अच्छी मज़ेदार सी ग्रेवी बना दो और उसमें एक ड्रम स्टिक को पका दो, आज तो मेरा कुछ चू करने का मन कर रहा है। यू हैव ओनली 4 teeth in your jaw। अब मुन्नी की वाइफ गॉट अ लिटिल इरिटेटेड कि दांत तो है नहीं, क्या खाओगे? शी सेज यू हैव ओनली 4 teeth। इतने बूढ़े हो गए हो, दांत भी पूरे नहीं है, 32 में से केवल 4 रह गए हैं, एंड यू वांट टू हैव ड्रम स्टिक, बट योर क्रेविंग फॉर इट इज बिग थिंग्स। दांत है नहीं, बड़ी बड़ी चीजें चाहिए तुम्हें खाने के लिए। ओके, ऑल राइट, गेट द स्टफ फॉर द सॉस। बट शी इज आफ्टर ऑल हिज वाइफ। उसे पता है कि कभी कभी बीच में इस तरह के दिन भी आएंगे जब हस्बैंड की कोई फरमाइश होगी तो उसको पूरा करने की वो कोशिश करती है। शी सेज ठीक है बनाती हूँ, बट यू हैव टू गेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स घर पे है नहीं, एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू। आफ्टर ऑल नेक्स्ट ईयर यू मे नॉट बी अलाइव टू आस्क फॉर एनीथिंग। लुक एट दिस नाउ, शी नोज ही इज एन ओल्ड मैन, उससे तो उम्र में बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, राइट? सो शी जस्ट काइंड ऑफ मेक्स अ जोक कि क्या पता अगले साल तुम रहो ना रहो ये खाने के लिए, तो तुम्हारी इच्छा अभी ही पूरी कर देती हूँ। ले आओ, सामान ले आओ, बना लेते हैं, बट फर्स्ट गेट मी ऑल दिस स्टफ। स्टफ हियर मीन्स इंग्रेडिएंट्स, उसमें लगने वाली पूरी सामग्री, इंक्लूडिंग अ मेजर ऑफ राइस और मिलेट, जो तुम्हारी इच्छा हो खाने की, चाहे बाजरा ले आओ चाहे चावल ले आओ, एंड आई विल सेटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग। ये जो आज तुम्हें अनहोली क्रेविंग हो रही है ना कि कुछ अलग से खानी है, उसको मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगी। आवर स्टोर इज एम्प्टी टुडे, घर पे तो कुछ है नहीं, सो यू विल गेट दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजरली ऑयल एंड 1 large potato। उसने सारी इंग्रेडिएंट्स लिखवा दी हैं। इट विल बी गुड इफ़ यू लर्न द नेम्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कि क्या क्या इंग्रेडिएंट उसने इस्तेमाल करे। हो सकता है कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि नेम द इंग्रेडिएंट्स। गो आउट एंड गेट ऑल दिस, ओनली देन विल शी कुक व्हेन शी हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि बनाए तो फिर अच्छे से बनाए, मन से बनाए, पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाए। ही रिपीटेड द लिस्ट आफ्टर हर in order not to miss any item and walked off to the shop in the 3rd street। अब वो आइटम्स को रिपीट कर रहा है कि कोई छूट ना जाए। See, he is an old man, याददाश्त भी उतनी अच्छी नहीं होगी उसकी, so he is repeating all the names कि कुछ छूट ना चाहे और घर आए और फिर वाइफ वापस भगा दे कि ये तुम छोड़ आए चीज़, उसे भी लेकर आओ। Okay, so he went to the shop in the 3rd street। Munni sat patiently on an upturned packing case below the platform of the shop। शॉप में हो सकता है थोड़ी भीड़ हो या एकदम से शॉपमैन के सामने नहीं आना चाह रहा मुन्नी, तो एक स्टूल पड़ा है, अप एक केस पड़ा है वहाँ पे, एक बॉक्स पड़ा है, अपटर्न, उस पर बैठ जाता है कि पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज टर्न। द शॉपमैन पेड नो अटेंशन टू हिम। शॉपमैन ने भी उसे देखा या नहीं देखा, बट उसको अनदेखा कर दिया। ओके, सो ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन। मुन्नी केप्ट क्लियरिंग हिज थ्रोट। अब शॉपमैन का अटेंशन लेने के लिए मुन्नी बार बार अपना गला साफ कर रहा। ओके, थोड़ा सा कफिंग, थोड़ा सा गला क्लियर कर रहा है वो। कफिंग एंड स्नीजिंग, बीच बीच में कफ कर रहा है, खांसी कर रहा है, स्नीज कर रहा है, छींक मार रहा है। ओके, अंटिल द शॉपमैन कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर। और जो मुन्नी चाह रहा था वही हुआ, शॉपमैन की अटेंशन उसको मिल गई। अब शॉपमैन से रहा नहीं गया, एंड ही डिमांडेड व्हाट एल्स यू, कि क्या हुआ ओल्ड मैन, क्यों परेशान हो, किस चीज़ की वजह से, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों खांस रहे हो इतना। यू विल फ्लाई ऑफ दैट सीट इनटू द गटर इफ यू स्नीज हार्ड यंग मैन। ही सेज इसी तरह से अगर छींकते रहे ना तो इतनी जोर की झटका लगेगा कि गटर में गिर जाओगे यंग मैन। और फिर मजाक के तौर पे उसने ये भी ऐड कर दिया कि यंग मैन। ऑफ कोर्स मुन्नी यंग तो है ही नहीं, तो ये उसके लिए एक मजाक था। शॉपकीपर ने उसके ऊपर व्यंग कसा था कि छींको मत, गिर पड़ोगे यहाँ से, बैलेंस बिगड़ जाएगा तुम्हारा। मुन्नी लाफ्ड इनऑर्डिनेटली। अब शॉपमैन है, मुन्नी को उसको खुश भी रखना है, उससे सामान भी लेना है। मुन्नी की हालत ये देखिए कि उसके पास पैसे नहीं है। सो नेचुरली आई थिंक ही इज गोइंग टू बोरो व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हियर बिकॉज ही हैज नो मनी, सो ही हैज टू प्लीज द शॉपमैन। तो शॉपमैन अगर जो क्रैक कर रहा है उसको हंसी नहीं भी आएगी तो उसको हंसना है। सो ही लाफ्ड in order to please the shopman। उसको खुश रखना है शॉपमैन को, जिससे कि वो सामान उसे दे दे। At being called young man, this completely won the shopman over। अब ये शॉपमैन क्या है, इसे बहुत अच्छा लगता है कि इसके जैसे भी जोक्स हों, अगर इसकी ऑडियंस जो भी है वो इस जोक को पसंद करे, उस पर लाफ करे, हंसे, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। सो ही इज़ हैप्पी, दैट मुन्नी हैज़ लाइक द जोक।
He liked his sense of humor to be appreciated. He wants people to laugh at his jokes. Okay, so he is happy. By thus humoring the shopman, Munni could always ask for 1 or 2 items of food, promising repayment later. So यही है कि मुन्नी के पास पैसे नहीं हैं, तो शॉपमैन को खुश रख के वो 2-4 चीज़ें उससे ले लेगा इस प्रॉमिस के साथ कि अगली बार जब आएगा वो पे कर देगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि किराने के स्टोर पे, प्रोविजन स्टोर पे, राशन के स्टोर पे लोग यही करते हैं, आज भी करते हैं कि पैसे बाद में दे देंगे, कि उधारी चलती है। पहचान वाले लोगों के बीच में तो उधारी चलती ही है। So he was hoping कि शॉपमैन आज भी उसे कुछ दे देगा। Some days the shopman was in a good mood and gave in. Of course जब मूड अच्छा होगा तो वो बात मान भी लेता होगा उसकी कि ठीक है चलो ले जाओ। And sometimes he would lose his temper, और कभी एकदम से गुस्से में तमतमा जाएगा suddenly and bark at मुन्नी for daring to ask for credit, और कभी अचानक से एकदम चिल्ला पड़ेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बार बार चले आते हो क्रेडिट लेने के लिए, यानी कि उधार पर सामान लेने के लिए। The shopman said, if you could find 5 rupees and a quarter, 5 rupees and a quarter, 5 रुपए और चवन्नी, 4 आने, तो इतना उसका पहले का उधार है, उसका पहले का बकाया है। You will pay off an ancient debt, जो तुम्हारा पुराना हिसाब है मुन्नी, 5 रुपए 4 आने, 5 रुपए 4 आने, यदि वो पहले दे दो तो पुराना हिसाब क्लियर करें फिर आगे बढ़े। How much have you got now, और कितने पैसे लेकर आए हो आज। I will pay you everything on the 1st of the next month, जैसे ही अगले महीने की पहली तारीख आएगी मैं आपका हिसाब चुका दूंगा। As always, हमेशा की तरह ऑफ कोर्स। ये तो तुम्हारा पुराना एक स्टाइल है बोलने का, पुराना एक तुम्हारा डायलॉग है जो तुम हमेशा बोलते हो। एंड whom do you expect to rob by then, कहाँ डाका डालोगे, किसके घर चोरी करोगे, पैसा कहाँ से लेकर आओगे। These are the questions that the shopman is asking मुन्नी। Of course he knows कि मुन्नी के पास कोई जरिया नहीं है पैसा कमाने का या पैसा लाने का कहीं से। मुन्नी फेल्ट कॉट एंड मम्बल्ड, अब वो पकड़ा गया क्योंकि जरिया तो उसके पास भी नहीं है, उसको पता है उसके पास कोई जरिया नहीं है पैसा लाने का। सो ही फेल्ट कॉट एंड ही मम्बल्ड, हल्के से वो बोला कुछ, मम्बल्ड। माई डॉटर हैज सेंट वर्ड दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी, एक बहाना बड़ा अच्छा सा बनाया कि डॉटर ने मैसेज भेजा है कि वो मुझे पैसा भेज देगी। हैव यू अ डॉटर, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो मुन्नी, डॉटर कब हुई तुम्हारी। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज कि मुन्नी की कोई चाइल्ड नहीं है। सो ही सेज हैव यू अ डॉटर, स्नियर्ड द शॉपमैन, एंड शी इज सेंडिंग यू मनी, और ये वही डॉटर है जो है ही नहीं, वो तुम्हें पैसा भेजेगी। ओके, फॉर व्हाट पर्पस मे आई आस्क, और वो क्यों भेजेगी तुम्हें ये पैसा वो भी बता दो। ओकेजन क्या है जब तुम्हारी ये मेक बिलीव फिक्टिशियस डॉटर, इमेजिनरी डॉटर जो तुम्हें पैसा भेजेगी, किस लिए भेजना चाह रही है। बर्थडे, इस मेरा बर्थडे है, 50th बर्थडे, मैं 50 साल का हो जाऊंगा। सेड मुन्नी क्वाइटली, बर्थडे, हाउ ओल्ड आर यू, कि अच्छा बर्थडे है तुम्हारा, कितने साल के हो गए तुम। मुन्नी रिप्लाइड वीकली, नॉट बीइंग श्योर ऑफ इट हिमसेल्फ, बेचारा मुन्नी अब खुद उसकी अपनी एज उसको पता ही नहीं है, नॉट बीइंग श्योर। फिर उसने बताया 50, जो पहले बोला था वही चीज उसने फिर से बोली 50। He always calculated his age from the time of the great famine when he stood as high as a parapet around the village well. Now in villages आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ इज नॉट रिकॉर्डेड, और लोगों को अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पता चलता है जे तुम तो तब पैदा हुए थे जब बहुत बारिश हो रही थी, या तुम तब पैदा हुए थे जब सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो मुन्नी को भी वही याद है कि जब वो पैदा हुआ था तो देयर वाज अ ग्रेट फैमिन, अकाल पड़ा हुआ था, और उस समय एट द टाइम ऑफ द ग्रेट फैमिन व्हेन ही स्टूड एज हाई एज द पैरापेट अराउंड द विलेज वेल। नाउ जो विलेज में वेल्स होते हैं, विलेज के वेल्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि शहरों में तो वेल्स होते नहीं अब वैसे वाले, तो विलेज में जो वेल्स होते थे उनके आगे आज भी है, उनके आगे एक बाउंड्री वॉल सी लगी होती है, उसको बोलते हैं पैरापेट। तो जब वो पैरापेट जितनी हाइट का रहा होगा, उसके पेरेंट्स ने उसको उसकी उम्र बताई होगी, तब से उसको वही याद है कि जब मैं उतना सा था तब गांव में अकाल पड़ा था और तब मेरी ये उम्र थी। उसके आगे से वो उम्र कैलकुलेट करना शुरू करता है। ओके, बट हु कुड कैलकुलेट सच थिंग्स एक्यूरेटली नाउअडेज विद सो मेनी फैमिन्स अकरिंग। बट ये कैलकुलेशन अब सही नहीं बैठ सकती
बिकॉज किसी ज़माने में फैमिन बहुत कम हुआ करती थी, कभी कभी होती थी, बट समय के साथ फैमिन्स का भी जैसे, बट शायद समय के साथ फैमिन्स भी जल्दी जल्दी अकर होने लगी, तो इसलिए ये जो उम्र की उसकी जो कैलकुलेशन हो रही है वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। The shopman felt encouraged when other customers stood around to watch and comment. अब वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ भी हो गई, अब दोनों के बीच में ये जो वार्तालाप हो रहा था, कॉन्वर्सेशन हो रहा था, बाकी लोग सुन सुन के मज़े ले रहे हैं। अब शॉपमैन भी बहुत खुश होता है। ऐसे में शॉपमैन को बहुत मज़ा आता है जब उसके पास अच्छी ऑडियंस होती है और बीच बीच में कमेंट आएंगे, जब लोग हंसेंगे, तो बहुत अच्छा एक माहौल सा बन जाता है शॉपमैन के हिसाब से। सो ही इंजॉयज दिस काइंड ऑफ सीन। सो दिस काइंड ऑफ अ सीन मेक्स अ शॉपमैन वेरी एनकरेज्ड to keep on commenting. More likely you are 70. मुन्नी ने कहा वो 50 years का हो जाएगा, बट शॉपमैन ने कहा ऐसा कैसे, तुम तो 70 के तो हो ही जाओगे, 70 के आसपास के हो, ठीक है। Likely to be 70, he said to मुन्नी. You also forget that you mentioned a birthday 5 weeks ago when you wanted castor oil for your holy bath. और कह रहे तुम तो भूल गए, कुछ ही हफ्ते पहले, 5 weeks पहले तुम आए थे और यही बर्थडे का बहाना उस दिन भी करा था, तब तुम्हें कैस्टर ऑयल चाहिए था अपनी बाथ वाटर में डालने के लिए, कि ठीक है कि पैसे तो है नहीं और तुम्हारी हैबिट्स जो हैं वो कितनी लेविश हैं कि तुमको कैस्टर ऑयल भी चाहिए था, और उस समय भी तुमने यही बहाना बनाया था बर्थडे का। एट दिस मुन्नी अनऑब्ट्रूसिवली रोज एंड मूव्ड ऑफ। तो आज मुन्नी का बैड लक है, उसकी किस्मत सही नहीं है, और शॉपमैन बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि उसको क्रेडिट पे कुछ और दे। इससे पहले कि कुछ और बेइज्जती हो, लोग उस पर और हंसे, वो वहाँ पे सर झुका के वहाँ से निकल लिया अनऑब्ट्रूसिवली, बिना नोटिस के, बिना लोगों की आंखों में आए वो वहाँ से धीरे से निकल लिया। He later told his wife, that scoundrel, that evil man, that shopman, that scoundrel would not give me anything. उसने तो दिया ही नहीं आज, सारा प्रोग्राम है उसका ड्रम स्टिक ग्रेवी में खाने का फ्लॉप हो गया। ओके, शॉपमैन ने कुछ नहीं दिया। सो गो आउट एंड सेल द ड्रम स्टिक्स फॉर वॉट दे आर वर्थ। पुअर मनी। लुक एट द मिजरी ऑफ दिस ओल्ड मैन, ही वॉन्टेड टू हैव ड्रम स्टिक। आज बहुत क्रेविंग थी उसे कि एक ड्रम स्टिक की डिश अच्छे से वो खाएगा, बट वो भी उसके नसीब में नहीं हुई, और शॉपमैन ने उसे वहाँ से धुतकार कर भगा दिया। ही कम्स होम एंड ही सेज, जाओ बेच दो इस ड्रम स्टिक्स को, जो भी पैसा मिलेगा उससे जो तुम पकाओगे वही खा लेंगे, उसी में गुजारा कर लेंगे। He flung himself down in a corner to recoup from the fatigue of his visit to the shop. और इस शॉप पे जो उसकी विजिट रही आज की, उससे इतना मन खराब हुआ उसका, इतना मूड ऑफ हुआ, तो थोड़ी देर उसे लगा कि कहीं बैठ जाए बिल्कुल चुप रह के अलग से एकांत में, जिससे उसका थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाएगा। तो जब तक मूड रिफ्रेश नहीं हुआ वो वहाँ बैठ गया कहीं पे जाके। His wife said, "You are getting no sauce today." अब वाइफ को भी गुस्सा आ रखा था, कह रही कुछ नहीं बनने का आज, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, नो सॉस नॉर एनीथिंग, ना तो सॉस बनेगी, ना ग्रेवी बनेगी, ना ही कुछ और बनेगा। Else I can't find anything to give you to eat. अब वो भी क्या करे बेचारी, कुछ है ही नहीं तो घर पे वो क्या बनाएगी, खाली पानी बॉईल करके कैसे दे देना। She says, I have nothing, क्या दूंगी तुमको आज। Fast till the evening. बस यही एक काम हो सकता है कि शाम तक का व्रत रखो, फास्ट टिल द इवनिंग, व्रत रखो शाम तक। आई विल डू, इट विल डू यू गुड। फास्टिंग से तुम्हारा थोड़ा सा हाजमा भी ठीक रहेगा, इट विल डू यू गुड। टेक द गोट्स एंड बी गॉन नाउ। शी सेज, निकल लो बस अब यहाँ से, गोट्स को पकड़ो और यहाँ से निकल लो, थोड़े काम पे निकलो। शी क्राइड एंड एडेड, डोंट कम बैक बिफोर द सन इज डाउन। She says, don't come and irritate me before that. सनसेट से पहले घर में कदम मत रखना, शाम को देखेंगे। अब मुन्नी अपनी वाइफ की हर बात से परिचित था, हर चीज़ उसको पता थी कि उसकी वाइफ जब गुस्सा करती है तो कितनी देर का गुस्सा होता है। ओके, सो ही नोज, ही न्यू दैट इफ ही ओबेड हर, अगर वो उसकी बात मान ले, ओबे कर ले, एंड शी वुड समहाउ कंजर अप सम फूड फॉर हिम द इवनिंग, कि अगर वो अभी चुपचाप यहाँ से निकल ले, शाम तक डेफिनेटली उसकी वाइफ उसके लिए कुछ ना कुछ कहीं से इंतज़ाम ज़रूर कर लेगी। ओनली ही मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू, उससे कोई बहस ना करे, अपनी वाइफ से उसको बहस नहीं करनी है। एंड इरिटेट, उसे गुस्सा ना दिलाए, ठीक है, हर।
Her temper was undependable in the morning but improved by evening time. So मॉर्निंग में उसका टेम्पर थोड़ा अनडिपेंडेबल है, वो कैसे रिएक्ट करेगी वो नहीं पता, बट शाम होते होते वो थोड़ा मेलो हो जाती है, मेलो डाउन हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है और ठीक से बात करती है उससे. शी वॉज श्योर टू गो आउट एंड वर्क, ग्राइंड कॉर्न इन द बिग हाउस, sweep or scrub somewhere and earn enough to buy food stuff and keep a dinner ready for him in the evening. So बेचारी कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेगी, बिग हाउस में जाके काम करेगी या कहीं झाड़ू पोछा कर लेगी, किसी के यहाँ बर्तन धो लेगी, कुछ ना कुछ कमा लेगी, कुछ ले आएगी घर पे जिससे कि शाम का वो डिनर उसके लिए बना के रखेगी. बस 2 बातें नहीं करनी है. क्या है वो 2 बातें? आर्ग्यू नहीं करना है और उसको इरिटेट नहीं करना है. राइट? अनलीशिंग द गोट्स, अनलीशिंग खोल के, रस्सी खोल के उनकी, फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री, उसके पेड़ से बंधे थी दोनों, वहां से उसको निकाल के मुन्नी स्टार्टेड आउट ड्राइविंग देम अहेड एंड अटरिंग वियर्ड क्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू अर्ज देम ऑन. अब 2 ही बकरियां उसकी, फिर भी बड़ी आवाज़ लगा लगा के उनको हुर्र हुर्र कर करके उनको आगे आगे बढ़ा रहा है कि यहाँ से वो निकले. जहाँ वो जाना चाह रहा है, कहाँ जाना जाएगा? वो स्टैचू के पास चला जाएगा. जहाँ उसकी एक पेट प्लेस है वो जाके स्टैचू के पेडेस्टल पे बैठ जाएगा. ही पास्ड थ्रू द विलेज विद हिज हेड बाउड. अब वो सर झुका के वहाँ से निकल रहा है कि कोई उसे देखे ना, पहचाने ना या कुछ टोके ना, बोले ना. बाउड इन थॉट, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट एनी वन और बी एकॉस्टेड. वो आज चाह नहीं रहा है कि कोई सामने से आए या उसे आवाज़ लगाए या उससे बात करे. मूड उसका भी ठीक नहीं है. अ कपल ऑफ क्रोनीज लॉन्जिंग इन द टेम्पल कॉरिडोर हेल्ड हिम. कुछ गांव के ऐसे लड़के जो टेम्पल एरिया में बैठे हुए थे, उन्होंने उसे आवाज़ लगाई. कुछ गांव के लोग, मे बी ट्रबलिंग एलिमेंट्स, टेम्पल के आसपास बैठे हुए थे, उन्होंने उसे आवाज़ भी लगाई. बट ही डिड नॉट आंसर, बट ही इग्नोर्ड, उसने बिल्कुल इग्नोर करा their call. He ignored their call. अब जब मुन्नी जा रहा है वहाँ से अपनी गोट्स को लेके, उसके दिमाग में वही बात चल रही है जो शॉपमैन ने उससे कही थी. The shopman had said that he was 70. वो 70 years का हो चुका है. At 71 only waited to be summoned by God. ये एक ऐसी उम्र है जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बुलावे का इंतज़ार करता है. कहाँ से बुलावा? ऊपर से बुलावा, भगवान के घर से बुलावा. ओके, सो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी डेथ की वेट करता है जब वो 70 years का हो जाता है. When he was dead, what would his wife do? आज वो परेशान हो गया है कि जब वो नहीं रहेगा उसकी वाइफ का क्या होगा. So he's kind of upset also. They had lived in each other's company since they were children. और उन दिनों इंडिया में बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी. लड़का भी छोटा होता था, लड़की भी छोटी होती थी. तो when they were children, only then they were married. और तब से लेके अब तक बुढ़ापे तक वो दोनों साथ ही रहे हैं. तो उसकी वाइफ का क्या होगा? He had been told on their day of wedding that he was 10 years old. जब उसकी शादी करी गई थी उसे बताया गया था कि वो 10 साल का है. and she was 8 years old. So if he is 70 today, she will be 68 years old. तो वो भी काफ़ी एज की हो गई है. ओके, सो ही इज़ क्वाइट अपसेट कि उसका क्या होगा जब वो मर जाएगा. प्रोजनी नन, प्रोजनी यानी कि इशू, बच्चे. अब इन दोनों के कोई बच्चे नहीं हैं. नन. परहैप्स अ लार्ज प्रोजनी वुड हैव ब्रॉट हिम द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स. ये एक बहुत बड़ी मान्यता है इंडियंस की कि अगर बच्चे हो जाएंगे तो ये बच्चे जो होते हैं वो गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं. तो जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते उनको कोई जैसे ब्लेसिंग्स ही नहीं है. अगर उसके पास प्रोजेनी होती, बच्चे होते उनके, तो उनको भी गॉड की ब्लेसिंग्स होती. और ओल्ड एज में उनके बच्चे उनको लुक आफ्टर कर रहे होते. बट इनके तो बच्चे ही नहीं हैं. ओनली ऑन द आउटस्कर्ट्स डिड ही लिफ्ट हिज हेड एंड लुक अप. अब वो पूरे गाँव से निकल चुका, अपना सिर नीचे झुकाए और सोचते जा रहा. जैसे ही वो विलेज के बाहर आया तब उसने अपना सर ऊपर उठाया, ऐसे कि जैसे कि खुली हवा में अब वो सांस ले पाएगा. ही अर्ज्ड एंड बुलीड द गोट्स. अब गोट्स को थोड़ा ज़्यादा ही इरिटेट होके आगे बढ़ा रहा है वो. बुलीड,
उनको बुली कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो गया अभी। until they meandered along to the foot of the horse statue, जहाँ वो जाना चाहता था वहाँ तक वो पहुँच गया। एंड ऑन द एज ऑफ द विलेज, ये स्टैचू कहाँ पे है? विलेज के बिल्कुल एंड पे, एज पे है। ही सैट ऑन हिज पेडेस्टल, पेडेस्टल मैंने कहा जो कि स्टैचू का जो स्टैंड होता है, प्लेटफॉर्म होता है जिसपे स्टैचू माउंट की जाती है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यही उसका आसन है। अब वो दिन भर इस आसन पे बैठेगा और उसकी 2 गोट्स जो है वो हॉर्स की स्टैचू के इर्द गिर्द ही घूमती रहेंगी, जो कुछ उन्हें घास पत्ते मिलेंगे वो चढ़ती रहेंगी वहाँ पे। ना मुन्नी हैज़ अ पर्टिकुलर लाइकिंग फॉर दिस प्लेस, उसे बहुत पसंद है ये जगह और हमेशा वो यहीं आता है। क्यों? द एडवांटेज ऑफ दिस वॉज दैट ही कुड वॉच द हाईवे, उसे बहुत मज़ा आता था हाईवे पे नज़र रखने का, हाईवे को देखने का, आती जाती गाड़ियों को देखने का। एंड सी द लॉरीज एंड बसेस पास थ्रू, ओके, टू द हिल्स, एंड इट गेव हिम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ लार्जर वर्ल्ड। अब वो कृतम छोटा सा गांव, 30 उसमें घर, वहाँ से निकल के वो बाहर आ जाता है ये स्टैचू के पास, और यहाँ आके उसे बहुत बड़ा मैदान सा दिखता है, रोड दिखती है, लॉरीज आती हैं, बसेस आती हैं, तो ही फील्स अ कनेक्शन with the big picture, with the wide world, bigger world. So he enjoys this kind of scenery, he enjoys this kind of experience. The pedestal of the statue was broad enough for him to move around as the sun traveled up and westward. और क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक यहाँ बैठता है तो वो उसकी पोजीशन भी वो शिफ्ट करते रहते हैं जैसे जैसे सन की पोजीशन शिफ्ट होती है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो जैसे जैसे शैडो, हॉर्स की शैडो मूव करती है, मुन्नी भी हॉर्स की शैडो के हिसाब से मूव करता रहता है शेड में बैठने के लिए, हॉर्स की शैडो की शेड में बैठने के लिए। और ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बेली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड, और कभी बिल्कुल ही अगर उस पर छाया नहीं पड़ रही है तो वो क्या करता है, हॉर्स की बेली के नीचे वाली छाया पे जाके बैठ जाता है जिससे कि उसको शेड मिले। सो दिस इज अबाउट ऑल वी विल डू इन पार्ट 1. वेरी सून वी विल बी अपलोडिंग पार्ट 2 ऑल्सो.